So hello guys, this is Kushal and welcome to my another video of C for Arduino Basics Part 3. So in this video we are going to learn conditional statement, loops and functions. So alright, सबसे पहले हम start करते हैं हमारे quick recap से. So alright guys, कल की वीडियो में हमने सबसे पहले लिटरल्स पढ़ा था. लिटरल्स मतलब वो जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है हमारे कोड के अंदर, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड बूलियन. इंटीजर जैसे कि हमने कोई अगर इंट के अंदर 57 वैल्यू स्टोर की तो 57 एक लिटरल हो जाएगा, तो वो इंटीजर भी लिटरल हो जाता है. और अगर हमने पॉइंट में स्टोर की तो फ्लोट लिटरल, स्ट्रिंग में स्टोर की तो स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि खुशहाल कॉलन के अंदर लिखे हमने तो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा. एंड कोई कैरेक्टर अगर कोई कॉमा के अंदर, आई मीन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाले तो वो कैरेक्टर लिटरल. एंड बूलियन लिटरल जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स. दैट्स इट. सो देन उसके बाद में हमने देखा कि साइन एंड अनसाइन डेटा टाइप क्या होता है. साइन एंड अनसाइन डेटा टाइप मतलब बेसिकली यही होता है कि जो साइन डेटा टाइप जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ स्टोर करते हैं, एंड अनसाइन डेटा टाइप जो कि पॉजिटिव वैल्यू से स्टोर करते हैं. एंड पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करने की वजह से उसकी रेंज डबल होती है, जीरो से डबल ऑफ द नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन आफ्टर हमने टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग देखा. टाइप कन्वर्जन मतलब वो जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर करवाता है टू अवॉइड डेटा लॉस फॉर टाइप कन्वर्जन. एंड टाइप कास्टिंग जो कि हम मैनुअली एंड फोर्सफुली करते हैं, जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसमें खुद से करवाते हैं तो हमें चलता है कि डेटा लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है. देन आफ्टर हमने डेटा टाइप्स देखे थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, इसमें कैसा प्रेफरेंस ऑर्डर होता है उन सब के अंदर, जो कि कंपाइलर प्रीफर करता है कोई भी टाइप कन्वर्जन करने के पहले. एंड देन आफ्टर हमने ऑपरेटर्स देखा था. ऑपरेटर्स जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज एंड कंडीशनल ऑपरेटर. तो सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा. अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं हमने वो सब देखा. असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने प्लस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, ये टाइप अलग अलग टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर देखे. कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब जिसमें हमने इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, वो सब देखा, जो कि हमेशा ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस करता है. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो रहते हैं वो हमेशा असाइन करते हैं कोई भी नंबर या वेरिएबल को अपनी वैल्यू. एंड देन आफ्टर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था, जो कि ट्रू एंड फॉल्स के बीच में लॉजिक्स परफॉर्म करते हैं. आई मीन जैसे हम बोल सकते हैं अगर हमारा ट्रू ट्रू है तो हमारे पास उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू होगा. या फिर ट्रू अगर हमारे पास एक है, उसको अगर हमें फॉल्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको लॉजिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमने उसके 3 टाइप देखे थे, एक एंड और एक नॉट. तो हम उसको इन 3 इस टाइप के सिंबल से डिनोट करते हैं. एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने प्लस प्लस एंड माइनस माइनस देखा था. ऑल्सो हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखा. बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि बाइनरी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो हमने उसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमने बाइनरी कन्वर्जन देखा था, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा था. एंड कंडीशनल ऑपरेटर हमने सबसे एंड में देखा, जिसमें अपनी कंडीशंस के बेसिस पे कैसे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में. तो अगर हमें मल्टी लाइन में कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई लंबा सा कंडीशनल स्टेटमेंट रन करना है तो अभी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं वो. उसमें इफ एल्स एंड एल्स इफ वगैरह कैसे यूज करते हैं वो देखने वाले हैं अभी. एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने सिंगल एंड और एक्सॉर, नॉट वगैरह, हमने जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमने उसको एकदम डीप में समझा था ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड एट द एंड हमने ये भी देखा था कि हम सेटअप और वॉइड लूप के अंदर ही कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर देखा था. दैट्स ऑल. हमने यहीं तक कल की वीडियो में देखा था. अब हम देखते हैं कि अब क्या करना है. सो ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी हम कंडीशंस कैसे हम अपने कोड में रन कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. A conditional statements run on block of code when condition is true and a different block when condition is false. तो इसको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो कोड के ब्लॉक होंगे, जिसके अंदर एक अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक रन होगा, एंड कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक रन होगा. तो ट्रू होने पे ये रन होगा एंड फॉल्स होने पे ये. दैट्स इट. इतना सा है हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट में. तो हम उसको नॉर्मली इंग्लिश जैसे ही देख सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, अगर हम इसको अभी देखेंगे कि ऑर्डिनो आईडी पे कैसे रन कर सकते हैं स्केच बना के. एंड देन जैसे कि हमने इंट डेटा टाइप मार्क्स इक्वल्स टू 82, हमने एक इंट डेटा टाइप बनाया जिसमें मार्क्स को 82 वैल्यू असाइन किया. मतलब हम ये एक ऐसा कोड है जिसके अंदर हम कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स डालेंगे, देन वो बताएगा कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या फेल है. दैट्स इट. तो ये हमारे पास ऐसा
कोड है जिसके अंदर हम कोई भी स्टूडेंट के ग्रेड्स बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। बस हमें यहाँ पे 82 वगैरह वैल्यूज चेंज करना है। देन उसके बाद जैसे एल्स इफ, मतलब एक कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम कोड में देखते हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन है, सबसे पहले हम इफ से स्टार्ट करते हैं। इफ हमारे पास ये कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अगर हमारे पास नहीं है, अगर दूसरी कंडीशन है, तो हम एक एल्स इफ करके यूज करते हैं स्टेटमेंट। एल्स इफ का कॉम्बो यूज करते हैं जिसमें अगर ये कंडीशन नहीं तो ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं तो दूसरी एल्स इफ कंडीशन। तो ऐसा एक एल्स इफ का लैडर होता है जिसमें हम कंडीशंस के बंचेस डालते जाते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं तो ये कंडीशन, ये कंडीशन नहीं तो ये कंडीशन। तो कोड में अगर हम एक बार रन करेंगे तो वो पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये गलत हो गई तो इस कंडीशन पे जाएगा, अगर ये भी गलत हो गई तो इस कंडीशन पे, एंड देन एट द एंड हमारे पास एक एंड में हमारे पास एक कंडीशन होती है जो कि एल्स करके होती है। अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन रन होती है। देन दिस इज कॉल्ड द एल्स इफ लैडर, सॉरी इफ एल्स लैडर। तो ये हमारा पूरा इफ एल्स लैडर होता है जिसके अंदर हम अपनी कंडीशंस का झोल चपाटा करते हैं। एंड देन ऑल्सो हम एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, देन बी ग्रेड, एंड एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, देन सी ग्रेड। एंड अगर कोई भी इसमें से नहीं है तो ऑब्वियस है कि उसके मार्क्स जो है 60 से नीचे है, एंड जिसकी वजह से वो फेल हो चुका है। बस यही है हमारे कोड में। अब इसका कुछ सिंटैक्स समझा देता हूँ। जैसे कि हमने इफ एल्स, अगर हमें कोई भी कंडीशन लिखनी है तो हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। देन हमने कल की लास्ट वीडियो में एक ऑपरेटर पढ़ा था जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो मैंने कल की वीडियो में ये बोला था कि ये ऑपरेटर्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही हमेशा आउटपुट में देते हैं। देन हम यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो ये आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू। तो इस ट्रू वैल्यू के बेसिस पे ये कोड रन होगा। तो यहाँ पर जो इन ब्रैकेट्स के अंदर होती है, यहाँ पे हमेशा बुलियन वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे कि ट्रू फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ट्रू ऑटोमेटिकली पहले से लिख रहे हैं, अगर हम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 की जगह 90 नहीं लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे ओनली ट्रू लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस है सबसे पहले हमारा यही कोड रन होगा। एंड वैसे एल्स इफ, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन डालनी है हमें। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन, जैसे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन रन होती है हमारे इसमें से, तो कोई भी एक कंडीशन रन होती है। एंड ऑल्सो जैसे कि यहाँ पर एल्स इफ है, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, अगर हमारे मार्क्स 75 के ऊपर है और या फिर इक्वल में है तो वो उस कंडीशन को ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। उस बेसिस पे हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर वैसे ही एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो इस कंडीशन में हम 60x से अगर ज़्यादा है तो सी ग्रेड प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो इन ब्रेसेस के अंदर होती है वो ओनली ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू होती है। वैसे ही अगर हम कंडीशंस चेक हो चुकी है यहाँ पे, तो हमारा पास आखिरी स्टेटमेंट बचता है एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर अगर कोई भी वैल्यूज ट्रू नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा, एंड आउटपुट इज फेल, कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। अगर उसे कोई इनपुट में नंबर ही नहीं, जैसे 0 है या फिर कुछ नंबर नहीं है, देन उसके बाद में ऑब्वियस है कि स्टूडेंट फेल हो चुका है। दैट्स इट, ये हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए आ जाते हैं एक बार अपने ऑर्डिनो आईडी की स्क्रीन पे, एक बार इसी कोड को रन करते हैं। सो हमने अपना ऑर्डिनो प्लगइन कर दिया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑर्डिनो उनो आ चुका है, कॉम3। दैट्स इट। ऑल्सो अब हम देखेंगे हमारा पहले का बेसिक सा कोड है, स्केच है हमारा। हम यहाँ पर अपना कोड रन करते हैं एक बार। जो हमारा कोड था जिसमें हम पहले एक वैल्यू इनपुट में ले रहे थे, एंटर हमने कॉपी कर लिया था वहां से कोड। सो अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पूरा अपना इफ एल्स लैडर प्रिंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जैसे कि इसको रन करते हैं कोड को एक बार। सो हमने यहाँ पे एक चीज गलत कर दी, यहाँ पे हमने अपने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट नहीं किया। सो हम यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन डाल देंगे, सीरियल डॉट बिगिन। सो हमें आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पर बी ग्रेड आ गया है। हमने जो 82 मार्क्स डाले उसके बेसिस पे बी ग्रेड। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर 75 या फिर 75 से ज़्यादा है, तो मैंने कल तुम्हें इस पार्ट के बारे में बताया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अभी यहाँ पर तुम्हें मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस है। एक तो अगर हम 91 डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 91 डाले, तब भी यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो ए आने वाला है। अगर तुम देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा ए आ जाएगा यहाँ पर।
हमारा कोड अपलोड हो रहा है, कोड अपलोड हो चुका है। जैसे कि तुम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए आ चुका है। अगर हम यहाँ पे और एक बार 90 डाल देंगे, जैसे कि 90 डाल दिया, तो इसमें वापस से अगर हम इसको रन करेंगे तब भी इसमें ए ही आने वाला है, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डाला है। अगर हम ऐसी कंडीशन रख रहे हैं जिसके अंदर ओनली हमें 90 के ऊपर ही, मतलब जैसे कि अगर हमें यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं चाहिए, मतलब कंडीशन ये मैंडेटरी हो जाएगी कि 90 से ऊपर ही चाहिए। अगर हम 90 पे अब और एक बार रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बी ग्रेड मिलेगा। सो तुम देख सकते हो वापस से हमें यहाँ पे बी ग्रेड आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं डाला। तुम ऐसे ही अपने ऑर्डिनो आईडी पे अलग अलग टाइप के, तुम्हें जो भी डाउट आ रहा है कि ये रन होगा या नहीं होगा, तुम चैट जीपीटी पे करने से अच्छा तुम खुद ट्राई करो। अगर तुम चैट जीपीटी पे बार बार ट्राई करोगे तो तुम्हारे जो ब्रेन होता है उसकी प्रैक्टिस करने की आदत चली जाएगी। तुम ऐसे एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगा। सो इसलिए तुम प्रैक्टिस करो खुद से, और तुम खुद से देख पाओगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देते हैं। एंड ऑल्सो अगर हमने यहाँ पे फेल का एक बार एग्जांपल लेते हैं, हम 59 मार्क्स डालते हैं। 59 मार्क्स भी 60 के लेस है, सो हम उसको डाल देते हैं, फेल आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। सो ओके, हमारा फेल आ चुका है। दैट्स इट, ये हमारा बेसिक सा कोड है। इफ एल्स लैडर कैसे वर्क करता है, एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, कंडीशंस क्या होती है, एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स को कैसे हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो, तुम देख सकते हो यहाँ पे। तुम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स यूज करो यहाँ पे, एंड ट्राई करो कि तुम्हारे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लो। मैं इस बार वीडियोस के एंड में एक तुम्हें प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, जिसको तुम्हें करना है अपने नेक्स्ट वीडियो तक के, जब तक के नहीं आती, आई मीन जो वेनसडे को वीडियो आएंगी उस वीडियो तक के तुम जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो कर सकते हो। So alright guys, now we are going to learn loops and what is the use of loops in our Arduino programming। तो loops का हमारे Arduino programming में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमें कोई भी चीज़ लूप में रन करनी है, कोई भी प्रोग्राम, हमें एक लूप मतलब तुम समझ सकते हो ना, कि अगर एक बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से हम गए वापस और एक बार क्रॉस चेक किए एंड देन और वापस से रन किए, तो वो एक लूप हो जाता है कि कंडीशन चेक होती जा रही है और एक ही लूप में रन होती जाए। तुमने ऐसे बहुत सारी मूवीज देख रहे होंगे जिसमें एक टाइम लूप में फंस जाता है कोई बंदा, तो उसमें जब तक एक कंडीशन रहती है तब तक टाइम लूप में रहता है। जैसे तुमने उस कंडीशन को फेल कर दिया तो उस वो एक टाइम लूप ब्रेक करने की बन जाती है। तो तुम उसको एक मूवीज के एग्जांपल से देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लूप्स कैसे वर्क करता है। सो ऑलराइट, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर लूप की डेफिनेशन ये है कि अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रोल बाय एन इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप्स। सो इसमें बेसिकली इतना सा ही है कि अगर कोई भी एक हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप में इतना ही होता है कि वो एक उसमें कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है और एक उसमें इंक इनिशियलाइजेशन करने के लिए एक स्टेटमेंट डालना होता है हमें, एंड लूप रन करने के लिए एक इंक्रीमेंट स्टेप, कि हमें कितने स्टेप्स में वो इंक्रीज होना चाहिए, कितने इसमें नहीं होना चाहिए, वो सब उसके अंदर रहता है। तो तुम एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझेगा कि मैंने क्या बोला। तो एग्जांपल तुम देख सकते हो कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। तुम्हें इसको देख के ऑब्वियसली नहीं समझ रहा होगा, सो बेसिकली तुम इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंट आई इक्वल्स टू 1, हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू, हमने एक वेरिएबल डिसाइड किया है एंड देन हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे लूप के अंदर, कि एक हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, हमारे पास अब भी फिलहाल में 1 है, एंड उसकी एक कंडीशन है कि वो आई लेस देन इक्वल्स टू 5। जब तक के वो आई 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल में है, तब तक के ये लूप रन होता रहेगा। एंड उसकी एक जो स्टेप है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेप, तो वो ये है कि वो आई की वैल्यू पर एक हर एक स्टेप में +1 होगी। तो हमने पहले ही देखा था कि इंक्रीमेंट में क्या होता है, आई प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा कि आई अगली स्टेप में अगर हम और एक बार रन कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो तुम बेसिकली इसको ऐसे देख सकते हो। एक बार हम इसको फ्लो बाय फ्लो समझते हैं। हमें एक नंबर प्रिंट करना है जो कि मतलब हमें कुछ नंबर, सेट ऑफ नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1 टू लेके 5, 1 से लेके 5 तक के, 1 2 3 4 5 तक, ऐसे पूरे टोटल प्रिंट करना है। अगर तुम ऐसे तो प्रिंट नहीं कर सकते, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, एंड जो भी नंबर है 1 देन 2 देन
3 एंड टिल ऑन 5, ऐसे तुम नंबर तो प्रिंट नहीं कर सकते। सो बेसिकली उसके लिए हमने फॉर लूप यूज किया एंड हमने सबसे पहले एक इमेजिनरी वेरिएबल बनाया, जैसे कि इंट आई इक्वल्स टू वन। इंट आई इक्वल्स टू वन जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया, तो उसमें एक वेरिएबल बन गया, एक कंडीशन हमने दे दी कि वो 5 से छोटा और 5 के इक्वल में रहेगा, तब तक ही कंडीशन रन होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, वैसे ही जो आई की वैल्यू है उसको बढ़ाना छोड़ दो। तो हमने यहाँ पर serial डॉट प्रिंट एल एन आई है, तो हमने यहाँ पर आई प्रिंट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले स्टेप में क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इंट की वैल्यू आई डिसाइड कर दी है। तो हमने इस स्टेप में तो आई के साथ कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमारी इनिशियलाइज होगा हमारा इंट जो वेरिएबल है। सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू एज अ वन डिसाइड होंगी, तो पहले वन वैल्यू प्रिंट करेगा। देन सेकेंड स्टेप में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमारी हर एक स्टेप में एक इंक्रीमेंट स्टेप है। तो हमारे पास पहले ये होगा, देन उसके बाद में हमारे इंक्रीज कैसे होने वाला है सेकेंड स्टेप में। अगर ये लूप एक बार चल गया, तो पहला लूप एक बार लूप रन हो गया, देन उसके बाद में जब ये ऊपर जा रहा है, तब वो कुछ चीजें चेंज करके लाएगा। तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, आई प्लस प्लस। तो इस स्टेप पे, हमारे सेकेंड स्टेप पे आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। एंड वो कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है 5 से छोटा है या नहीं है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 5 है या नहीं है। तो हमने कंडीशन चेक की, तो है अभी भी। देन वो 2 प्रिंट करेगा। देन थर्ड स्टेप में और एक बार वैल्यू इंक्रीज हुई, तो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद में उसने और एक बार कंडीशन चेक किया, 5 से छोटी है, तो और एक बार रन हो गया। देन ऐसे ही फोर्थ फोर्थ स्टेप और एक बार रन हुई। देन उसके बाद में और एक बार वैल्यू इंक्रीज किया, कंडीशन चेक किया, 5 से छोटी है। देन ऑल्सो वापस से हमने यहाँ पे 4 प्रिंट कर, उसने 4 प्रिंट कर दिया। एंड वैसे ही हमने फिफ्थ बार मतलब और एक बार कंडीशन चेक किया, मतलब कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर जाए, मतलब लूप में वापस से जा रहा है, वैल्यूज इंक्रीज किया उसने, कंडीशन चेक किया 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है ना, कि आई जो है वो 5 के इक्वल या फिर छोटा चाहिए, तो 5 के इक्वल में तो आ ही रहा है। तो हम यहाँ पर 5 ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम सिक्स स्टेप पे आएंगे, सिक्स स्टेप पे जब वो सिक्स बार और एक बार लूप रन करने का ट्राई करेगा, तो उस टाइम पे हमने वैल्यू तो इंक्रीज कर लिया, इस टाइम पे वैल्यू इंक्रीज कर दिया आई की, बट ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जो आई की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है इस टाइम पे, तो वो कंडीशन छोड़ देगा और ये लूप को यहीं पे छोड़ के खत्म कर देगा, बिकॉज आई की जो वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो यहीं पे लूप रुक जाएगा एंड वो 5 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट एलन जो हमने यूज किया है, तो वो 1 से लेके 5 अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। दैट्स इट। बस ये फॉर लूप का हमारा ओवरऑल लॉजिक। तो एक बार हम इसको अपने Arduino IDE पे रन करके देखते हैं कि हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, हमने अपना कोड कॉपी कर लिया है वहीं से। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना कोड, वॉइड सेटअप के अंदर ही डालते हैं, बिकॉज हम आपको बताएंगे बाद में कि वॉइड सेटअप का यूज़ कैसे होता है। आई मीन कैसे हम वॉइड सेटअप का यूज़ करते हैं और वॉइड लूप का कहाँ यूज़ होता है हमारे Arduino में। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के लिए तुम इतना ही समझो, जो भी हम पार्ट रन कर रहे हैं वॉइड सेटअप के अंदर ही कर रहे हैं। हम फंक्शंस में देखेंगे वॉइड सेटअप कैसे काम करता है एंड वॉइड लूप कैसे काम करता है, उसका यूज केस अभी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो फिकर नॉट। सो ओके, हमने यहाँ पे अपना लूप को पेस्ट कर दिया है। तो एक बार इसको रन करते हैं। सो ऑल राइट, जो मैंने आपको समझाया था वही यहाँ पर हमारे को आउटपुट मिल चुका है। तो सबसे पहले हमारा 1 आया, देन उसके बाद में 2 3 4 5 एंड 5 के बाद में हमारा लूप स्टॉप हो चुका है। अगर हम इसी को मैनुअली करने जाते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे कि सीरियल प्रिंट एलन है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें ऐसे ही 5 बार, सॉरी 5 बार ऐसे डालना होता। 5 बार यहाँ पर हम इसको डाल सकते थे एंड 5 बार यहाँ पे 1 डालते और यहाँ पर 2 डालते, यहाँ पर 3 डालते, वैसे ही हमें प्रिंट करना होता, लेकिन लूप ने इस काम को आसान कर दिया। सो दैट्स इट, ये हमारा होता है फॉर लूप। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लूप देखते हैं, दूसरे टाइप के लूप्स कौन कौन से होते हैं। वैसे बेसिकली 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। सो ऑलराइट, हमने लूप्स के टाइप नहीं देखे थे बेसिकली, तो हम उसको पहले देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लूप। हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के लूप होते हैं। पहला लूप टाइप होता है फॉर लूप, जो कि हमने अभी सीख चुका है। और दूसरा होता है हमारे पास व्हाइल लूप, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। हमारे पास वही स्क्रीन खुली है। और फिर एक डू व्हाइल लूप होता है, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। तो डू व्हाइल लूप ये सब कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिक से 3 टाइप्स के लूप होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से। सो ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, अ व्हाइल लूप repeats a block of code as long as given condition stays true. The condition is checked before every iterations. So हमें इस डेफिनेशन से ये समझ में आ रहा है कि कोई भी जो व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप एक ऐसा सेट ऑफ कोड होता है जो कि एक ब्लॉक को कंटिन्यूअसली रन करता है जब
तक के उसके अंदर की जो कंडीशन होती है वो ट्रू रहती है, तो वही ब्लॉक को रन करता है। और उसके अंदर अगर हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी कि वो हर एक स्टेप के बाद में वो इंक्रीज हो ना हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ट्रू है फॉल्स है तो वो रन होता रहेगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि वो उस लूप के अंदर तुम्हारा जो प्रोसेसर है उसका उसकी प्रोसेसिंग पावर यूज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम पे तुम्हारा प्रोसेसर क्रैश कर जाएगा। लेकिन हमें वो कभी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए अपने कोई भी कोड रन करते वक्त। सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 1 है। तो हमने जैसे फॉर लूप में हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे थे, लेकिन वो फॉर के अंदर था, तो यहाँ पे हमें सेपरेटली इनिशियलाइज करना होता है। और यहाँ पे सेकेंडली हमें कंडीशन डालनी होती है, जैसे फॉर लूप में डाल रहे थे। यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 serial print ln एंड आई प्लस प्लस, पूरा सेम है यहाँ पर। बस हमने यहाँ पर एक कीवर्ड चेंज किया जिसका नाम while है। यहाँ पर अपनी कंडीशन डाल रहे हैं और यहाँ पर हम अपना जो हर एक स्टेप में इंक्रीमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर डाल रहे हैं। तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो। एक बार आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे इसको ट्राई करना है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने Arduino IDE में। तो अभी हम यहाँ पर अपने कोड को रन करते हैं। वाइल लूप की कंडीशन को हम फॉर की जगह डाल देते हैं, बस हो गया। इंट स्टेटमेंट को बाहर इनिशियलाइज यहाँ पर एक बार कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, रन करते हैं। दैट्स इट, हो गया, हमारा आउटपुट निकल गया। यहाँ पर पहले उसने इनिशियलाइज किया हमने इंट को, इंट आई इक्वल्स टू 1। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम कभी भी अपने स्टेटमेंट को बाहर मेंशन करें, जो भी हमारा वेरिएबल को मेंशन करना है, इनिशियलाइज करना है, अगर हमें करना हो है तो। वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक कर रहा है। पहले उसने एक स्टेटमेंट इनिशियलाइज किया, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया आई इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद में वो चेक कर रहा है कि जो हमारा आई है उसकी वैल्यू अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 से छोटी है या फिर उसके इक्वल है। तो वो अभी हमारा ट्रू है वो कंडीशन, तो वो यहाँ पे ट्रू कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर serial डॉट प्रिंट एल एन वो हमारी 1 वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो हमने इसको 2 बार रन किया, उसकी वजह से देखो यहाँ पर पहले 5 तक प्रिंट हुआ था। ये फॉर लूप का स्टेटमेंट है एंड ये हमारा वाइल लूप का है 1 से लेके यहाँ तक के। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। तुम अगर नए एक बार और सीरियल मॉनिटर स्टार्ट करोगे तो तुम वहाँ पर नया अपना आउटपुट, सिंगल आउटपुट देख सकते हो। तो उसने उसके बाद में 1 वैल्यू हुई, तो हमने जैसे लूप प्ले किया, तो उसी लूप के अंदर हमने कंडीशन भी दी है कि अगर वो यहाँ पर ये लूप रन हो रहा है तो उसके बाद में अगली स्टेप में जो आई की वैल्यू होगी वो प्लस मतलब इंक्रीज हो जाए। तो वहां पर वो जो आई की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो वो यहाँ पर भी इंक्रीज होंगी। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे आई की वैल्यू वापस चेक करेंगे, देन आई की वैल्यू 2, फिर वैसे ही 5 तक, 5 भी इक्वल्स टू, ये कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर भी आई इक्वल्स टू 5 है तो वो यहाँ पर भी ट्रू ही होने वाला है। देन उसके बाद में अगर जैसे यहाँ पे हमने 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे और एक बार रन करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू 6, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 6, अगर हम यहाँ पे और एक बार प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं आई की वैल्यू, यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू 6 होके आ जाएंगी। सो यहाँ पे थोड़ा एस कैपिटल ही होना चाहिए। सो ओके, तुम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। आई गेस हमारा वापस से क्लोज नहीं हुआ था। हाँ ओके, तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारा आउटपुट जो आया है 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ चुका है। सो इसको और एक बार हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लियर आउटपुट दबा दिया, यहाँ से तुम क्लियर आउटपुट कर सकते हो। मैं बताना भूल गया था, मैं बतानी बार बार क्यों यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते बैठ रहा था। तो इसको एक बार रन करते हैं हम। सीरियल मॉनिटर पे हमने चेक कर लिया, यहाँ पर अभी आउटपुट आ जाएगा, कोड अपलोड हो चुका है हमारा। देन तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हमने इस ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है यहाँ तक कि हमारी वैल्यू 5 थी, 6 हुई। देन उसके अंदर चेक किया जो कि वैल्यू फॉल्स आ गई, तो उसने उस लूप के बाहर निकाल दिया उस आई की वैल्यू को, एंड यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया उस आई की वैल्यू को। दैट्स इट, बस इतना सा है लूप्स कैसे वर्क करते हैं, वाइल लूप। एंड देन उसके बाद में हम अपना लास्ट टाइप देखते हैं लूप का, जो कि हमारा होता है डू वाइल लूप। सो गाइस, डू वाइल लूप, तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, अ डू वाइल लूप runs a block of code once first, then keeps repeating its long the condition is true, the condition is checked after each run। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, पहले यहाँ पे कंडीशन रन होती है, देन उसके बाद में चेक होती है, ऐसा है इसमें। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया आई इक्वल्स टू 1, तो वो पहले बोलेगा डू, ये करो तुम सबसे पहले, वाइल प्रिंट सॉरी सीरियल प्रिंट एल एन आई, देन उसके बाद में इंक्रीज करो आई की वैल्यू।
देन आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब सबसे पहले आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, देन उसके बाद में उसने कंडीशन चेक किया कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। लेकिन अगर हम व्हाइल लूप में देखेंगे तो व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। जैसे कि हमारे पास व्हाइल लूप है, हमने अगर व्हाइल लूप में इस कंडीशन को रख दिया व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसमें क्या हो रहा था हमारे इसमें, तो व्हाइल लूप में हमारे पास इतना ही हो रहा था कि सबसे पहले वो कंडीशन चेक कर रहा था कि जो हमने इनिशियलाइज किया है, वो इनिशियलाइज किया हुआ वेरिएबल वो 5 से छोटा है या नहीं है। तो उस कंडीशन को चेक करा, अगर कंडीशन गलत है तो वो उस लूप में एंटर ही नहीं करने दे रहा है। तो ये इसका अलग है सीन थोड़ा डू व्हाइल लूप का। मतलब ये ऐसी बात हो जाती है, तुम घर पे आ जाओ, जो भी इक्विपमेंट्स लेके आना है, जो भी हथियार लेके आना है आ जाओ, देन उसके बाद में तुम्हें घर के बाहर जाते वक्त पता पता चलेगा कि तुमने कोई हथियार लेके आए हो नहीं आए हो। बस इतना ही होता है। दैट्स इट। ये बहुत बेकार भंगार से एग्जांपल था जिसको तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, पता नहीं कर लिया तो अच्छी बात है। देन यही हमारा होता है डू वाइल लूप। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करता है हमारा डू वाइल लूप। तो आ जाते हैं हमारे ऑर्डिनो आईडी पे। सो ओके, हम इसको इंडेंट वगैरह कुछ नहीं करते, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, देन उसके बाद रन करेगा। तो एक बार इसको हम रन करके दिखाते हैं। तो ये भी वैसे ही आउटपुट देगा 1 to 5 तक के। तो इसका थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। तो वैसे सेम एज इट इज फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप सबने एक ही टाइप का आउटपुट दिया। हमने एक ही क्वेश्चन रखा था, अगर हमें यहाँ पर कुछ 7 कर दिया, एंड 7 करने के बाद में अगर हमने इसको रन किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी 7 प्रिंट होंगी, बट उसके आगे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सॉरी, हमने आउटपुट क्लियर नहीं किया था। वापस से रन करते हैं। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा आउटपुट आ चुका है 7। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तुम एक बार ऐसे इमेजिन करो, तुमने एक नंबर लिया, एक कंडीशन में दिया, मतलब कंडीशन बाद में चेक हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है हमारे इसमें कि जो 7 है हमारे पास, 7 जो है वो इस लूप में चला गया। लूप में जाने के बाद में उसने वैल्यू प्रिंट किया 7, देन उसके बाद में उसको इंक्रीज किया 8। 8 इंक्रीज करने के बाद में उसने कंडीशन चेक किया कि वो कंडीशन ट्रू करता है या नहीं करता। लेकिन वो एक बार कंडीशन उसने चेक कर लिया जो कि फॉल्स है, तो ये उसको वापस से ऊपर नहीं भेजने वाला। मतलब ये यहाँ से वापस ऊपर नहीं भेजने वाला कि भाई तू और एक बार इसको फ्री है इसको रन कर ले करके। डू वाइल लूप एक बार ही चांस देता है, बार बार चांस नहीं देता, एंड वाइल लूप कभी चांस नहीं देता। तुम इस वे में इसको समझ सकते हो। एंड देन अगर तुम इसको बाहर रन करके देखोगे, जैसे कि यहाँ पे तुम हमने लास्ट टाइम भी देखा था, सो हमने इस बार पहले ही आउटपुट के पहले क्लियर आउटपुट कर दिया था। सो बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले उसने वैल्यू इंसर्ट किया, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में उसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू नहीं थी इसलिए इसने वापस नहीं भेजा और कोई चांस नहीं दिया। एक बार वो गलत था, सो गलत था। देन उसके बाद में जो वैल्यूज पहले से बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर हम सीरियल प्रिंट एल आए, हमने यहाँ पर जो ये कंडीशन जो ये स्टेटमेंट डाला है, इस स्टेटमेंट में जो आई की वैल्यू है यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी थी ना इसके बाद में, देन उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसमें चेंजेस आ चुके हैं आई की वैल्यू में। सो हमने ये वाइल लूप उसको क्रॉस चेक करेगा, उसने उसके उसके चेंजेस देख चुका है। देन उस चेंजेस की वजह से उसने उस वापस से उस लूप के अंदर उसको नहीं भेजा क्योंकि वो पहले से ही चेंज हो चुका है। देन उसके बाद में चेंज हो चुका है इसलिए वहां पर हम बाहर से चेक करेंगे कि वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो सीरियल प्रिंट एलन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर वो वापस से 8 वैल्यू आ चुकी जो कि इंक्रीज्ड वैल्यू है हमारे आई की। अगर तुम यहाँ पर 1 to 5 तक डालोगे तो वापस से वही आएगा 1 2 3 4 5, एंड एंड में 6 आ जाएगा। बस दैट्स इट। तो ये हमारे होते हैं पूरे और टाइप्स के लूप। तो अभी हम देखते हैं अपने फंक्शंस क्या होता है। राइट गाइस, अभी हम शुरू करते हैं फंक्शंस। सो फंक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड एक बिल्ट इन फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक ऐसे तुम इमेजिन कर सकते जैसे कॉफी मशीन होती है जिसमें हम कॉफी डालते हैं, कॉफी बीन्स डालते हैं, उसमें कॉफी निकल के आती है। तो एक प्रॉपर एक फंक्शन कर रही है, एक फंक्शनिंग है उसकी कि वो उसका मिल्क वगैरह हम कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं एंड उस इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करके वो एक कॉफी बना के दे रही है। तो उस मशीन का काम हो गया वो फंक्शन। तो वो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि तुम उसको कोडिंग की भाषा में ऐसे देख सकते हो कि एक फंक्शन मतलब एक सेट ऑफ कोड जिसमें हमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ इनपुट डालने पे वो एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है। तो हम उस स्पेसिफिक आउटपुट अच्छा ये जो हमें रिक्वायर्ड है एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए, हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन वही जो नॉर्मल हम बेसिक सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस चीज से समझा दिया। सो देन उसके दो टाइप्स होते हैं फंक्शंस के भी। एक फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड एंड देन अनदर वन इज बिल्ट इन।
तो बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम वो दोनों देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस जो आर्डिनो के लिए बिल्ट इन होते हैं, उसका अलग अलग सब फंक्शंस का अलग अलग यूज केस होता है। हम उसमें कुछ एक स्पेसिफिक इनपुट डालेंगे तो कुछ स्पेसिफिक आउटपुट आता है, और कुछ कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं जो हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम बस देखने वाले कि क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, और अगली वीडियो में हम उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है वो सब सारे कीवर्ड्स। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। उसका एक टाइप पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि हम एक फंक्शन को खुद से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑलराइट, एक हमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होता है तो उसका एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन को हमें सी लैंग्वेज में, C++ जो भी हम ऑर्डिनो में यूज करते हैं, उसको हम अपने जो कोड में अगर इम्प्लीमेंट करें तो उसका बेसिक सा सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, जो कि हमारे फंक्शन की स्टार्टिंग में आता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो उस रिटर्न टाइप को हम पहले डिसाइड करते हैं कि फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है या नहीं करने वाला है। मतलब तुम देखोगे रिटर्न वैल्यू क्या होती है, क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न नहीं करता। मतलब वो फंक्शन का कुछ आउटपुट तो सारे फंक्शन का आता ही है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता ही है। लेकिन वो रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब हम उसको एक वेरिएबल को रिटर्न टाइप, मतलब तुम ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि हम कोई भी एक वेरिएबल को एक, जैसे कि हमने एक आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो हम उसमें अपने फंक्शन का नाम डाल रहे हैं। तो वो जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वही वैल्यू ये आई नाम के वेरिएबल को जा रही है। तो वो होता है रिटर्न टाइप। तो उसका टाइप क्या होगा, तो वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। एंड देन ऑल्सो हम फंक्शन नेम रहता है उसके बाद में सिंटैक्स में, फंक्शन नेम, एंड उसके बाद में एक ऐसा सर्कुलर ब्रैकेट्स, एंड उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस। तो इसके अंदर होता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम से हम एक जो हम खुद से बना रहे हैं यूजर डिफाइंड, मतलब हम जो डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको अपने अकॉर्डिंग ये फंक्शन का नेम दे सकते हैं। यूजर इसको खुद डिसाइड करता है कि फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए। एंड ये जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके अंदर हम करते हैं पैरामीटर्स डालते हैं। तो तुम देखोगे पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा। अगर हम कोई भी एक फंक्शन में, मतलब तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि एक फंक्शन मतलब हम उसको कुछ स्पेसिफिक इनपुट देंगे तो एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है। तो फंक्शन जो स्पेसिफिक इनपुट देता है वो एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स के ऊपर देता है। तो मतलब हम यहाँ पर वो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि फंक्शन क्या क्या इनपुट लेगा। हम कुछ इनपुट स्पेसिफाई करते हैं कि वो इन्हीं इनपुट्स को लेगा। अगर तुम एक इमेजिन करो, कोई कॉफी कॉफी बनाने वाली मशीन है, वो दूध और आई मीन मिल्क प्लस कॉफी बीन से बन रही है, कॉफी बीन से बन रही है। लेकिन अगर तुम उसकी जगह ऑयल डाल रहे हो गाड़ी के अंदर का, जो गाड़ी के अंदर हम यूज करते हैं, और ऑयल के साथ में हम कुछ नमक डाल रहे हैं, साल्ट डाल रहे हैं, तो क्या उससे तुम्हारी कॉफी बनेगी? कभी नहीं बनने वाली, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम वैसे समझ सकते हो कि एक फंक्शन में एक प्रॉपर इनपुट पहले से फिक्स होता है कि हमें उसके अंदर क्या डालना है, और उस बेसिस पे ही हम फंक्शन बनाते हैं। अगर कोई भी कॉफी मशीन बना रहा है तो वो सोचेगा कि इसके अंदर इनपुट यही होना चाहिए और इसका आउटपुट भी वही होना चाहिए। तो फंक्शन का बेसिक सा एक काम होता है कि वो कोई भी ऑपरेशंस को अगर हमें बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसको डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बार बार कोई कॉफी बनानी है तो हम कॉफी मशीन का यूज करते हैं। तो वैसे फंक्शन का वही रोल होता है हमारे कोड के अंदर, कि हमें कोई कोड में कोई भी ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसको अपने उस पर एक नाम से, जैसे फंक्शन का नेम जो हमने खुद से डिसाइड किया है, तो हम उस नेम से उसको कॉल कर सकते हैं, और उस कॉल करने के बाद से हम उसको वही ऑपरेशन वापस से परफॉर्म कर सकते हैं, वही सेम जो हमें इनपुट देना है, तो जो हमें आउटपुट चाहिए उस बेसिस पे। तो तुम हम उसकी डेफिनेशन ये देखते हैं कि फंक्शन की, यूजर डिफाइंड फंक्शन की, अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर with return type, name and parameters and can optionally return the value of the caller। तो तुम इससे ये समझ सकते हो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करता है, और विथ रिटर्न टाइप या फिर ऑप्शनली रिटर्न वैल्यू, मतलब एक रिटर्न टाइप डिसाइड करते हैं हम, और रिटर्न टाइप डिसाइड करने के बाद में हम उसके अंदर नेम एंड पैरामीटर्स डालते हैं, फंक्शन का नेम डालते हैं और पैरामीटर्स डालते हैं, और एंड ऑप्शनली कि हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। ये हमारे पास ऑप्शनल है कि हमें एक वेरिएबल में इस फंक्शन की वैल्यू असाइन करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अगर हमें फंक्शन फंक्शन के दो काम हो सकते हैं, एक तो कोई भी ऑपरेशन करना या फिर एक वैल्यू असाइन करना। तो ये ऑप्शनल रहता है कि हमें वैल्यू असाइन करना है या फंक्शनल, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फंक्शंस बस इस बेसिस पे डिसाइडेड होते हैं, और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस सेट ऑफ कोड में आता है। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हमें करना है और बार बार रिपीट करना है, तो हम वो इस पार्ट ऑफ कोड में हम रन करते हैं उस पार्ट को।
तो इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम फंक्शंस को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जो हम ऑर्डिनो के अंदर कोड करेंगे उसके अंदर हम फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। सो हमने देख लिया कि फंक्शंस होते क्या है और फंक्शंस का सिंटैक्स कैसे होता है। सो तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब तुम्हें नोट्स रेडी टू ईट मिल जाएगा। सो तुम्हें बस नोट करने की कुछ जरूरत नहीं, तुम बस प्रैक्टिस करो। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगी। तो हमने देखा कि फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है। सो बेसिकली एक फंक्शन देखते हैं पहले। हम एक ये जो सेट ऑफ कोड है, हमने जो एग्जांपल लिया है, इसको हम एंड में समझेंगे ये कैसा का वर्क कर रहा है। पहले हम बेसिक समझते हैं फंक्शंस का। तो फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू देखो, जैसे कि हमने पहले बोला था कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। तो हमें अभी इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में वॉइड, वॉइड कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि ये बताता है कि हमारे फंक्शंस के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। वॉइड रिटर्न टाइप मतलब यही होता है कि फंक्शन का कोई टाइप नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। तुम यहाँ पर देख सकते हो हमने अभी वॉइड लिखा है, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। तो यही स्पेसिफाई कर रहा है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अभी हम देखते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक ग्रीटिंग दे रहा है हमें कि से हेलो, या फिर कुछ एक अच्छा सा मैसेज डालते हैं हम इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जैसे कि यहाँ पर वॉइड ग्रीटिंग, मतलब हमने यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक वैल्यू को दे रहा है। तो हमने वॉइड जो यूज किया, हमें कोई एक रिटर्न टाइप नहीं चाहिए था, इसलिए हमने वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे वो। तो हम यहाँ पर बेसिक सा एक ऑपरेशन करना चाहते हैं कि एक चीज हम बार बार अगर हमें प्रिंट करनी है, अगर हमें ग्रीटिंग को अगर और एक बार प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक बार डाल दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो हमने इसको कॉपी किया एंड देन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर ग्रीटिंग को दो बार ग्रीटिंग करना चाहते हैं किसी को। सो बेसिकली इसमें हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इसके अंदर हमें बार बार ये सब कॉपी, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, हाय एवरीवन, ये सब जो लंबा सा टेक्स्ट है वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बस इस छोटे से टेक्स्ट को मैंने एक बार पेस्ट कर दिया यहाँ पर और रन कर दिया। तो हम कितने बार भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, कंट्रोल वी, एंटर दबाया, कंट्रोल वी। अभी हम बेसिकली दो ही बार करते हैं। तो और इसको रन कर देते हैं, एक बार सीरियल मॉनिटर ऑन कर देता हूँ। सो तुम अभी देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो बार आउटपुट प्रिंट कर दिया है, हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने इस दोनों टेक्स्ट को हम बस इतने से टेक्स्ट से कॉल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं तुम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बस ग्रीटिंग और इतना डाल दिया, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। हम यहाँ पर एक बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हम यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दे रहे, बस वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि जो है एक किसी भी इंसान को ग्रीट करने का। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जो कि हमारा होता है फंक्शंस विद पैरामीटर। तो फंक्शंस विद पैरामीटर में हम यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि हमारा पैरामीटर क्या होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे हाय एवरीवन, अगर किसी को स्पेसिफाई करके तुम्हें बोलना है, अगर जैसे कि तुम किसी एक आकाश नाम के बंदे को स्पेसिफाई करना चाहते हो, हाय आकाश, आई होप यू आर डूइंग वेल। तुम इसको कैसे कर सकते हो? तुम्हें यहाँ पर इनपुट डालना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर एक इनपुट डालेंगे और वहां पर वो डायरेक्टली प्रिंट का होके आ जाएगा, हाय आकाश, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी हम उसको ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर हम दूसरा नाम भी डाल के देखेंगे कि हाय आर्यन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इन दो नाम से एक बार ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। तो ऑलराइट गाइस, तुम देख सकते हो यहाँ पर कि हमने अपना सेकेंड टाइप यहाँ पर दिखा दिया है तुम्हें। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए। बस हमने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम डाल दिया है, जिसके अंदर हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक वो जो इनपुट दे रहे हैं वो एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है और वो नेम होने वाला है। वो कैसे, यहाँ पर तुम देख सकते हो, जो यहाँ पे हाई प्लस नेम प्लस ये जो हमने स्ट्रिंग डाले हैं, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। सो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में ये होता है कि अगर हमें दो से तीन स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्केटिनेट करना है, आई मीन मर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने नेम, यहाँ पर ये नेम होता है, मतलब यहाँ पर ये नेम है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये नेम कहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं कि ये नेम है यहाँ से, जो कि यहाँ से ग्रीटिंग से आ रहा है। तो हम जो देंगे इनपुट में वो ए इनपुट है। तो हमने डिसाइड किया कि उसका ना वो एक नेम करके एक वेरिएबल होगा एंड देन हम उसको यहाँ पर दे सकते हैं। सो इसको एक बार हम रन करके दिखाते हैं, क्या एक बार इसका आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। सो तुम देख सकते हो इसका आउटपुट जो हमें चाहिए था वही आ रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट इसमें देख सकते हो तो तुम हाय आकाश, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड सेकंड इसमें तुम देख सकते हो कि हाय आर्यन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली इसमें इतना सा है कि अगर हमें कोई भी इनपुट देना है तो हमें बस यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड करना होता है कि उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है
और हम जो दे रहे हैं वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो एरर शो करेगा, अगर कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि जैसे कि अगर हमें उसके साथ एक साथ में दो दो पैरामीटर्स डिसाइड करना है, कि जैसे कि हमें एज भी ऐड करनी है उसके अंदर, सो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो एक बार दिखाता हूँ वो एज वाला, अगर हमें 2 से 3 पैरामीटर एक साथ डिसाइड करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। सो ओके, अब तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दो दो पैरामीटर्स एक साथ असाइन किए हैं, आकाश एंड 15, आर्यन एंड 19। तो यहाँ पर जो 19 है वो उसकी एज है, एंड 15 इज आकाश की एज। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया, तो यहाँ पर दो हमने यहाँ पे पैरामीटर डिसाइड किए हैं। तो यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन हाई नेम, जो कि आकाश है, हाई नेम, सॉरी हाई आकाश, यू आर, जो कि एज है 15 ईयर ओल्ड। बस इतना सा स्ट्रिंग एज हमने यहाँ पर डाल दिया। जो एज होंगी वो एक स्ट्रिंग टाइप है, बस इतना ही। यहाँ पर इंट जो हमने, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग एज है हम इसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें ये जो एज चाहिए वो, अगर हमें नंबर में है, तो अगर हम कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन करें एक नंबर एज नाम की इस पे, तो उसकी एज कम ज्यादा ना हो। सो हमें अगर वो करना है तो हम यहाँ पर एज को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इसको यहाँ पे इंट से हम उसको नॉर्मल इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो, हाई आकाश यू आर 15 ईयर ओल्ड, एंड हाई आर्यन यू आर 19 ईयर ओल्ड। दैट्स इट, बस इतना सा है कि यहाँ पर हमें नंबर, कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम कितने भी चेंजेस कर सकते हैं ऑपरेशंस के अंदर। हम उस बेसिस पे यहाँ पर जो प्रिंट करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो कर सकते हैं। तो तुम यहाँ से समझ सकते हो कि फंक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है। हम उसके अंदर एक इनपुट दे रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है। और हम कोई कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जो विदाउट इनपुट दिए ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे कि तुम उसका एक नॉर्मल सा बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, जो विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शंस होते हैं उसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि एक अलार्म, जैसे कि तुम उसे रोज नहीं बता रहे हो कि तुम क्या इनपुट, मतलब तुम्हारा नाम ना बता रहे हो ना कुछ एज बता रहे हो उसको, वो लेकिन परफेक्टली 6 बजे तुम्हारे डेस्क पे बजना शुरू हो जाता है। तो तुम एक विदाउट पैरामीटर इससे देख सकते हो कि एक अलार्म क्लॉक, एंड विद पैरामीटर तुम एक कॉफी मशीन देख सकते हो कि तुम उसके अंदर कुछ एक इनपुट्स डाल रहे हो और एक बेसिक सा आउटपुट तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अलार्म क्लॉक से तुम कुछ ना इनपुट डाल रहे हो ना आउटपुट कर रहे हो, लेकिन बस वो एक ऑपरेशन कर रहा है। तो तुम इस चीज से तुम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक वैल्यू को ऐड करने का काम करे। मतलब अगर हमने पहले कोई भी एक इंटीजर डिसाइड किया जो कि 1 है एंड अदर इंटीजर इज 2, तो हम ऐसे दो इंटीजर डिसाइड करते हैं, हम वो उस फंक्शन को देंगे एंड वो फंक्शन उसको ऐड करके हमें आउटपुट भी देगा। हमने अब तक देखा कि कोई भी फंक्शन आउटपुट नहीं दे रहा था, हमें बस एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, और पैरामीटर रहे ना रहे उस इससे उसको फर्क नहीं पड़ता था। तो हम इस बार हम उसको रिटर्न टाइप डिसाइड करके देंगे कि हमें क्या रिटर्न करना है, उस बेसिस पे हम इस बार फंक्शन को रन करते हैं। तो फंक्शन का हम पहले रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं। अगर हमें यहाँ पर फंक्शन को इंट, मतलब ये एक इंट इंटीजर रिटर्न करेगा, एंड हम यहाँ पर अंदर में दो नंबर डिसाइड कर लेते हैं, इंट ए एंड इंट बी। तो ऐसा हम एक कोड लिखते हैं जिसमें वो एक फंक्शन एक कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है। सो ओके, अभी तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया जो कि एक एडिशन का काम कर रहा है, जो कि हम इसमें इंट ए एंड इंट बी, हम दो नंबर इनपुट में लेंगे एंड वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ए प्लस बी रहेगी। तो वो एक जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। तो ये जो वॉइड की जगह हमने यहाँ पे इंट डाल दिया, तो ये होता है वो रिटर्न टाइप कि वो क्या रिटर्न करने वाला है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी नहीं लिखते तो यहाँ पे हमें इंट, जो इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप था, हमें वॉइड डालना पड़ता। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इंट आंसर इक्वल्स टू एट 10, 20। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो जिस केस में अगर हम कोई फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, उस इसमें इंटीजर टाइप, सॉरी, रिटर्न टाइप डालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी इसने सम कर दिया, मतलब पहले हमने 10 एंड 20 ऐड, इस फंक्शन को असाइन किया 10 एंड 20। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ बी की वैल्यू 20 हो गई। तो उसने क्या रिटर्न किया, रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी हम उसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से समझेगा इस इसमें करोगे तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हमने यहाँ पे रिटर्न किया सी। ये थोड़ा इजी हो सकता है समझने के लिए। तो हमने ए प्लस बी का सम किया जो कि सी के इक्वल में है, एंड सी को रिटर्न किया हमने इस फंक्शन के थ्रू जिसका टाइप है इंट। ये जो टाइप है वो इंट है इस फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू का। एंड जो हम रिटर्न कर रहे हैं उस वैल्यू का जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है। सो जो हमारा इंटीजर लिटरल है, जो कि वैल्यू सम होने के बाद जो 30 बन रहा है, वो
आंसर नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा एंड उसको प्रिंट कर देगा। तो हम इसको एक बार रन करते हैं हमारे कोड में। सो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी कि हमने इसका डेटा टाइप डिसाइड नहीं किया। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बस 10 एंड 20 डाला, तो इस फंक्शन ने डायरेक्टली आउटपुट जनरेट कर दिया। तो वैसे ही तुम यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स डाल सकते हो जिस इस बेसिस पे कि वो आउटपुट जनरेट करे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।